ओके, तो अपन फिर स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है नया कैपेसिटर स्टार्ट कर रहे हैं। कैपेसिटर से स्टार्ट करें तो अभी फर्स्ट लेक्चर है, मतलब कैपेसिटर के बारे में काफी सारी बेसिक और अच्छी चीजें करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। ओके, चले। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर के बारे में बेस देखेंगे कि कैपेसिटर है क्या एग्जैक्टली, मतलब चीज क्या है वो समझे। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं। सपोज मैंने एक ले लिया यहाँ पर क्या मेटल, एक ले लिया मेटल, एक दूसरा मेटल ले लिया मैंने यहाँ पर, ये मैंने ले लिए दो मेटल्स। सोचो आप एक मेटल को चार्ज दे रहे हो। ओके, आप क्या कर रहे हो, एक मेटल को चार्ज दे रहे हो, क्या होगा, सिनेरियो क्या होगा वहां पर ये बताओ। आप एक मेटल को चार्ज दोगे तो क्या उसकी कोई लिमिट है क्या, कितना चार्ज दे सकते हो? कोई बताए क्या चीज डिसाइड करेगी कि एक मेटल को कितना चार्ज दे सकते हैं? यार बताया था ना, अगर इसमें बहुत ज्यादा चार्ज आ जाएगा तो इसमें क्या होने लग जाता है, एक बहुत ज्यादा प्लस ऐसे आ गया तो क्या करेगा ये प्लस आपस में रिपेल रिपेल करेगा, तो ये मेटल ब्रेक हो सकता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, हर मेटल का होता है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में समझाया था हाँ सर। कि सबका एक ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है। तो अगर ये Q, इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है, और प्रेशर आपको पता है अगर वो ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो गया तो ये मेटल ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, अदरवाइज आप इसे कितना भी चार्ज यहाँ पर दे सकते हो। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? अच्छा, अब ये बताओ, अगर मैंने इस प्लेट को ऐसे ग्राउंड कर दिया तब क्या होगा? अगर मैंने प्लेट को ग्राउंड कर दिया तब बताएं क्या होगा? सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। तो बात तो अच्छी है, लेकिन ग्राउंड वर्ड जो यूज होता है, पहले उसका कॉमन सेंस समझो यार। ग्राउंड वर्ड क्या होता है? ग्राउंड का मीनिंग होता है कोई भी चीज जो कंडक्टिंग है, अर्थ की तरफ कनेक्टेड है। मतलब सपोज मैं बात कर रहा हूँ, कोई सा भी मटेरियल, आपका घर है तो घर का वॉल जो है, घर का वॉल डायरेक्टली कनेक्टेड है सरफेस से ना, तो वॉल को भी अर्थिंग मिल रही है, इसका मतलब पूरे घर को भी अर्थिंग मिल रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब तक कि आप किसी प्योर इंसुलेटिंग मटेरियल से उसे अलग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये कि अर्थिंग एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि पूरा चार्ज चला जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, इसके सामने एक और मेटल लगा दी। अब बताओ सामने मेटल लगाने से क्या होगा? इंडक्शन। इंडक्शन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा इस मेटल का, और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब बताओ, अभी अगर अर्थिंग किया तो याद है टू प्लेट कॉम्बिनेशन, क्या होते हैं आउटर चार्जेस? कैंसिल। कैंसिल हो पाते, वो अर्थिंग में जाते हैं। क्या ये वाले चार्ज कहीं जा पाते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये चार्ज कहीं नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो मैंने स्टोर कर लिया। इसका मतलब ये कि मैंने एक मेटल को चार्ज दिए, और इवन अगर वो मेटल अर्थिंग से भी कनेक्ट हो गई तब भी ये चार्ज जाएगा क्या? नहीं सर। नहीं जाएगा। इसका मतलब ये एक स्टोरेज डिवाइस बन गई। तो कैपेसिटर क्या है, कंडक्टर्स को इस तरीके से अरेंज किया गया कि वो किसकी तरह काम करने लगे, एक स्टोर हाउस। स्टोरिंग, स्टोर ऑफ चार्ज के लिए यूज होने लगे। तो उसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाएगी बताएं, बहुत ही सिंपल, क्या हो जाएगा, अ डिवाइस, हाँ, अ डिवाइस मेड ऑफ कंडक्टर्स, ये जरूर याद रखना है, अ डिवाइस मेड ऑफ कंडक्टर्स टू स्टोर चार्जेस is called
कैपेसिटर। ओके ना, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? Yes. तो मैं इसे स्टेप वाइज थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। ये कंडक्टर लिया मैंने और इसे मैंने क्या दे दिया, चार्ज। तो ये मैंने इसे दे दिया, लेट से पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इवन पॉजिटिव है। स्टेप नंबर 2, अगर इसे हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया अगर, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा तो ये कुछ बचा ही नहीं है हमारे काम का। ये जो स्फीयर था वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या ये कैपेसिटर बना क्या? No. ओके नहीं। तो ये ड्रॉ करने का मतलब मैं आपको नोट्स है बना रहा हूँ, ताकि आप, कुछ लोग होते हैं, कुछ तो महान स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, जो कि लेक्चर से कुछ मतलब नहीं है, लेक्चर ज्वाइन करके गायब हो जाते हैं और बस नोट्स पढ़ लेते हैं। बेटा नोट्स पढ़ोगे तो बीच की डेफिनेशंस और सारी चीजें स्किप कर दोगे, मिस कर दोगे सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटर नहीं है। अब हम बात करते हैं क्या, ये एक मेटल, दो मेटल, ठीक। तो अब हमने दिया क्या, इसे चार्ज दिया, हमने चार्ज दिया इसे, ठीक। अगर हमने चार्ज दिया तो अभी सेटअप क्या बनने वाला है वो फील करेंगे अपन। अगर हमने चार्ज दिया है तो क्या होगा, इंडक्शन आएगा वहां पर। तो इसका मतलब कैपेसिटर में केसेस आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। सपोज हमने इसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। तो लेट से ये पॉजिटिव आ गया, पूरी प्लेट हमने कैसी चार्ज कर दी, पॉजिटिव। तो इसके सामने वाले में क्या आ जाएगी, नेगेटिव, और डेफिनेटली इसके अपोजिट सरफेस में पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं? हमने क्या चार्ज दिया है इसे, प्लस क्यू चार्ज दिया है हमने, प्लस क्यू चार्ज। अच्छा, कुछ भी मतलब एक दिया है, पॉइंट ये है कि इतना चार्ज हमने इसे दिया है। अब क्या होगा, अर्थिंग करते ही किसी प्लेट को अर्थिंग कर देते हैं, मान लो इसको कर दिया अर्थिंग। तो अर्थिंग करने से क्या होगा, सिर्फ कहाँ के चार्जेस बचेंगे, इनसाइड। आउटसाइड क्या होगा, जीरो चार्ज। इधर भी आउटसाइड कितना बचेगा, जीरो चार्ज। तो यहाँ पर सिर्फ इनसाइड चार्ज बचेगा, ठीक। अब ये चार्ज कहीं जाएगा क्या, नहीं। तो ये हो गया क्या, बाउंड चार्ज। ये हो गया क्या, बाउंड चार्ज। और हम बात करेंगे क्या, स्टोर्ड चार्ज। तो इस तरह की डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो मुझे लगता है यार क्लियरिटी है या नहीं कैपेसिटर में। अच्छा, अभी बताओ बेटा, चार्ज लेके कहाँ से आओगे, मतलब चार्ज कहाँ से पा जाओगे, किसी डिवाइस से ही तो चार्ज करोगे ना। अरे भाई ये चार्ज कहाँ से पा जाओगे, ऐसे हाथ में लेके घूम तो नहीं रहे हो ना चार्ज। चार्ज तो किसी डिवाइस से आएगा ना, मतलब किससे कनेक्टेड होगा चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस से। किससे, एक बैटरी वगैरह से चार्ज करोगे ना यार। तो चार्ज होगा पोटेंशियल डिफरेंस से। तो अगर मैंने बताया कि लेट से 50 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया कि Q प्रोपोर्शनल टू क्या है, V। और अब आप समझ गए कि यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट ही हमें अच्छे से स्टडी करना है। वो कांस्टेंट क्या है, ये जो हमारा C आया, इसी को हम बोलते हैं क्या, कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो क्या ये, इसको कैपेसिटर बोलते हैं क्या, सी को? नहीं यार, ये एक प्रॉपर्टी है। कैपेसिटर तो क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है ना। अब एक काम की बात आती है कि ये कैपेसिटेंस है बट इट इज नॉट कैपेसिटी। तो याद है जब मैं आपको ये वर्ड बता रहा था कि कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी में डिफरेंस है, समझना। एक बकेट दी मैंने आपको, उसमें कितना वाटर आ सकता है,
लेट्स से 10 लीटर की बाल्टी दी है तो कितना आया भाई? डेफिनेटली 10 लीटर की बकेट है तो कितना वाटर आने वाला है? 10 लीटर। अच्छा चलो अब इसमें सैंड फिल करते हैं, बताओ कितनी सैंड आएगी? 10 kg क्या? धक्का मत देना, 10 kg आएगी, नो सर। ज्यादा आएगी ना। चलो छोड़ो, कॉटन फिल करते हैं, क्या लगता है 10 kg कॉटन आएगा? नो। नहीं। और कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं सर हम उसमें पैर रख रख के कॉम्पैक्ट करके किसी तरीके से 10 kg ले आएंगे, बट नहीं कर पाओगे 10 kg, कितना कॉम्पैक्ट करो मैनुअली नहीं ला पाओगे। तो फर्क ये मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये डिफरेंस है किसमें, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी में। कैपेसिटी डिफाइन कर दिया आपने, किसकी कैपेसिटी कितनी है? 10 लीटर, बट ये सही टर्म नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कि आप मटेरियल क्या डाल रहे हो, समझा या नहीं यार, समझा कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने दो ऐसे प्लेट ले लिए और उनके बीच में कुछ वॉल्यूम है, तो क्या उस वॉल्यूम को बोल दोगे वो वॉल्यूम हुई उसकी कैपेसिटी, लेकिन कैपेसिटेंस हुआ कि वहां पर फिल क्या करना चाहते हो। तो लेट्स से हम क्या स्टोर करना चाहते हैं? चार्ज। तो एक स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड जो रिजल्ट होगा उसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो जब हम चार्ज फिल करेंगे तो उसे बोलेंगे कैपेसिटेंस। तो इट्स लाइक कि बकेट में जब हम वाटर फिल करेंगे तब उसे हम क्या बोलेंगे कि उसकी कैपेसिटी 10 लीटर है, ओके ना? तो ये कंफ्यूज नहीं होना, कैपेसिटी वर्ड कभी नहीं यूज किया जाता इस पूरे चैप्टर में, हमेशा क्या यूज किया जाता है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब रिलेटेड टू चार्ज, स्टोरेज ऑफ चार्ज। यूनिट क्या होता है इसका? सी का यूनिट ऑफ सी तो बहुत ही फेमस है, फैराडे। फैराड, तो फैराड किनके नेम पर है? फैराडे जो थे, माइकल फैराडे, उन्हीं के नेम पर फैराड है। 1 फैराड बहुत ही लार्ज यूनिट है। सो 1 फैराड इज ह्यूज। यूजुअली क्या यूज करते हैं हम? माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड आर यूज्ड, ओके? क्लियर है या नहीं? तो फैराडे फेमस यूनिट है। अगर बेसिक यूनिट देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन पोटेंशियल ना। तो इसका मतलब मैं साइड में यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 फैराड का मतलब क्या है? 1 कूलाम पर 1 वोल्ट। आप समझो बेटा, 1 कूलाम भी बताया था ना कि बहुत बड़ा चार्ज है, इसलिए 1 फैराड भी बहुत बड़ा यूनिट है। आप देखो, आप अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जो फैन या जितनी भी रोटेशनल डिवाइसेस हैं, आगे मैं बताऊंगा रीजन क्या है, जितने भी रोटेशनल डिवाइसेस है सब में एक कैपेसिटर लगा होता है जिसको कंडेंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसर भी बोलते हैं। आप देखो जो फैन में आपके जो घर पे फैन होता है वो 2.5 माइक्रो फैराड यूज होता है, ठीक है? तो काफी बड़ा यूनिट है फैराड। आगे हम इन चीजों को और देखेंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं? सिंपल सी बातें थी कि कैपेसिटर क्या है, तो हमें पता चला कि कैपेसिटर क्या है। और अब हम देखेंगे कि अगर हमने चार्ज वगैरह देखा है तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो थोड़ा सा सी के बारे में समझ लेते हैं। सी किन किन बातों पर डिपेंड करता है बताओ, क्या लगता है? किन किन बातों पर डिपेंड करता है बताओ? Q इज इक्वल टू सी भी है ना, तो सी किस पे डिपेंड करेगा? Q एंड V पे। तो ऐसा नहीं है, सी इज लाइक अ बकेट यार। बकेट इस पे डिपेंड करेगी क्या कि उसके अंदर क्या फिल कर रहे हो? नहीं, बकेट का अपना वॉल्यूम फिक्स है। अब वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा चीज फिल करना चाहते हो।
तो इसका मतलब ये है कि C इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। C डिपेंड किस पे करेगी? ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर किस पे? और ज्योमेट्री का मतलब यहाँ पर किससे है? एरिया ऑफ शेप से पेन। नंबर 1। नंबर 2, बेटा उसके अंदर अगर कुछ अच्छा मटेरियल फिल किया तो इसका मतलब चार्ज ज्यादा भी तो स्टोर हो सकता है ना। आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने अभी 2 मेटल बस लिए थे और स्टोर किया था, सोचो यहाँ पर कोई मटेरियल वगैरह डाल दिया तो चांसेस है ना कि कुछ ज्यादा भी स्टोर हो सकता है। तो दूसरा किस पे डिपेंड करता है? इनसाइड कौन सा मीडियम है? क्लियर ना? मीडियम का मतलब है मटेरियल इनसाइड कौन सा यूज किया गया है। क्लियर है कि नहीं सी के बारे में? तो काम की बात यह है कि ये लिख लेते हैं, सी डज नॉट डिपेंड अपॉन, किन पे नहीं डिपेंड करता? Q एंड V। रीजन क्या है? क्योंकि ये दोनों सेल्फ डिपेंडेंट है, मतलब Q और V। ओके, इफ अगर आपको पोटेंशियल बढ़ाना है, इफ V इंक्रीज, तो डेफिनेटली अगर आपने ज्यादा पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, ज्यादा बड़ी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो क्या चीज हो जाएगी? चार्ज बढ़ जाएगा। क्लियर? समझा ना? V इंक्रीज करेंगे तो Q इंक्रीज हो जाएगा, और किस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? सी C पे। तो आप समझ गए कि C का मेन चीज क्या है। ये समझा कि नहीं यार C का? तो अब ये फाइंड कैसे किया करेंगे वो समझना है। तो यार याद करो, आपने पोटेंशियल के फॉर्मूले पढ़े ना इतने सारे। अब एनसीईआरटी में क्या किया है, एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में पोटेंशियल आपको पढ़ाया है, लेकिन यार आपने पीछे देखा ना पोटेंशियल कितना यूज होता है, तो मैंने आपको पोटेंशियल पहले ही सिखा डाला है ना। तो हम पोटेंशियल लिखेंगे। अच्छा, पोटेंशियल के फॉर्मूले में क्यू दिखेगा ना? डेफिनेटली। अरे क्यू दिखेगा ना। क्यू को छोड़ के बाकी सारा कुछ क्या होगा? सी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हाउ टू फाइंड सी। कैसे फाइंड करेंगे बताओ, कैसे फाइंड करेंगे, क्या स्टेप्स है? यस, राइट द पोटेंशियल then compare it with, कैसे? Q is equal to C into V and V is equal to क्या आ जाएगा? Q by C। तो Q हटाकर जो भी दिखेगा उसको कंपेयर किससे कर देंगे? 1/C से। समझा ना? समझा कि नहीं यार कैसे कंपेयर करना है? बाकी सारा कांस्टेंट क्या रहेगा? 1/C। क्लियर? ये कैसे फाइंड करते हैं? टू बी फाउंड थ्रू कंपैरिजन। ओके ना? यार बताए क्लैरिटी है कि नहीं यार इस चीज को लेके? ठीक है, चलो तो एग्जांपल से शुरू करते हैं, आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया फील होने लगेगा। चलो हम बात करते हैं क्या? फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। चलो सॉल्व करें फिर। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा अर्थ के लिए हमें? पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर अर्थ क्या है? अर्थ एक सॉलिड स्फीयर।
कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो एक बार समझें सी कैसे फाइंड करना है। पहले फिर से मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहला क्या करना है, पोटेंशियल लिखना है। पोटेंशियल के फॉर्मूले में डेफिनेटली क्यू होगा, क्यू को छोड़ के बाकी क्या बनेगा, 1/c। 1/c। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। हाउ टू फाइंड सी क्लियर रखना है। तो पहले मैं लिखूंगा पोटेंशियल का फार्मूला। तो बताओ पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा, के क्यू बाई आर, यही होगा ना। Yes, sir. सो एंड कंपेयरिंग इट विद, अब ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इतना लिख देता हूँ, आप समझदार हैं। 1/c से कंपेयर होगा ना, Yes. क्लियर। सो c की वैल्यू 1/c की वैल्यू क्या आ गई, K by आर। यहाँ पे मैं लिखूं क्या, वेयर के मतलब क्या है, वेयर 92 के मतलब है 9 इंटू, या पहले लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और आर क्या है 6.4 इंटू, या पहले लिख देता हूँ 6400 किलोमीटर और 6.4 इंटू 10 टू द पावर 5। क्लियर, ओके है नहीं यार ये दोनों चीजें। Yes. 10 ठीक है, power तो 6 सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बाई के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर 6.4 इंटू 10 टू द पावर 5, और ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। So 10 देखो power 6 ना, 10 पावर 6, या सॉरी 10 पावर 6, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये हो गया 10 पावर 6 यहाँ पे। अभी नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, सी की वैल्यू, 10. हाँ मतलब 10 टू द पावर, देखो ऊपर क्या जाएगा -3। ठीक, चाहिए तो 64 ले लेते हैं। तो ये हो गया 10 टू द पावर -4। अब आप देखो आंसर क्या 1 फैरेड तक भी पहुंचा, नहीं। तो इसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, थोड़ा सा माइक्रोफैरेड में, और डिवाइड कर लेते हैं। तो 711 माइक्रोफैरेड इसके अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं पूरे अर्थ को फुल अगर फुल्ली चार्ज कर दोगे तब भी वो कितना कैपेसिटेंस दे पाएगा, Micro. इतना। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटेंस काफी बड़ा. छोटी वैल्यू है। तो इससे एक बात समझ में आई कि हम इतनी मेहनत क्यों किया करेंगे। हम तो थोड़ा सा, मैंने पहले भी सिखाया ना कि एग्जाम में अगर आप ज्यादा कंफ्यूजन में रहोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। हम लर्न करना स्टार्ट करेंगे क्या, कि अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, मतलब सॉलिड स्फीयर के लिए तो तुरंत हो गया ना काम। अब तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, कैपेसिटेंस ऑफ सॉलिड स्फीयर। या एक मिनट ऐसा करते हैं, अलग अलग टाइप से ही कर लेते हैं ना, अलग अलग टाइप से कर लेते हैं। रुके ले एक मिनट, जो सिलेबस में वो 3 डिफरेंट टाइप है, ठीक है। तो कर लेते हैं इसमें टाइप ऑफ कैपेसिटर्स कर लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर्स। और यही 4 टाइप हमसे ज्यादा पूछे जाते हैं पूरे सिलेबस में, यही मेन 4 टाइप्स है। तो इन्हीं को पहले हम डील कर लेते हैं, ओके ना। ओके, तो पहले नेम कर लेते हैं और फिर उनको प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे। चले पहले नेम करते हैं, लिस्ट करते हैं। नंबर 1 अभी जस्ट बताया क्या, सॉलिड स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, हमारे जो सिलेबस में मेन है ना ये यही है। तो सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, पैरेलल प्लेट।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थर्ड, स्फीरिकल कैपेसिटर। समझ गया होगा अगर स्फेरिकल बोला है तो ये कैसा होगा? Hollow. होलो। नेक्स्ट फोर्थ, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये चार ही हमारे इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो एक एक करके समझते हैं, सभी को समझने का ट्राई करते हैं। पहला वाला तो मुझे लगता है सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सभी को समझ में आ गया है ना। फर्स्ट वाला कौन सा? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड Solid sphere। स्फीयर कैपेसिटर। तो नंबर 1 सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुझे हाँ। पता है डायरेक्टली। पहले किसका फॉर्मूला लिखेंगे? V का। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQ बाई R आर R। सो देन comparing with अब 1 by कंपेयरिंग C वगैरह यार अब मैं बार बार लिखूं क्या? नहीं ना, काफी है ना। C की वैल्यू क्या आ जाएगी? R by K Perfect. R बाई के। और R की वैल्यू खुद क्या होती है? सॉरी, K की वैल्यू 1/4 times. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो C का आंसर क्या आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर है या नहीं? याद रहेगा या नहीं? Yes. अब यस पूछा जाता है कि अलग अलग स्फीयर का कंपैरिजन करवा दिया तो सोचना ही नहीं है कुछ। ओके, ठीक है, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि उसका R कितना है वो। ठीक, नेक्स्ट सेकंड वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ये मतलब अच्छे से समझना, ये यही हमारे सिलेबस का मेन सबसे पार्ट है। आप ये मानो कि 95% क्वेश्चन सिर्फ किस पे रहेंगे? the plate पैरेलल प्लेट पे। इसका मतलब बाकी वालों का सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, कभी कभी ही काम में आते हैं वो। चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझ लेते हैं। वैसे ऑलरेडी आप लोग जान गए हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा दिखता है। कैसा दिखेगा? दो प्लेट्स होंगी, हाँ। एक प्लेट को क्या करना पड़ेगा हमें? चार्ज दिया। तो मान लेते हैं एक को चार्ज दिया और चार्ज कैसा दिया था? पॉजिटिव। तो फिर डेफिनेटली उसके सामने वाली प्लेट पे क्या आएगा? नेगेटिव। और एक को क्या कर देंगे अब? और अर्थिंग। तो ये हमारा बन गया क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बात ये कि ये जो बीच का स्पेस है ये क्या है वो देखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये जो इसके बीच का मीडियम है वो क्या है? एयर है। मीडियम क्या है? एयर। अगर एयर है तो कुछ याद है उसका? एक हमने पॉइंट बताया था क्या? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के, एक्चुअली सॉरी डाइलेक्ट्रिक को कैपिटल के से लिखते हैं, वो 1 है। और ये जो कांस्टेंट यूज करते हैं उसे स्मॉल लिखते हैं, ठीक है ना। ये स्मॉल के है। ओके, ज्यादा टेंशन नहीं है, वो आप समझ जाएंगे थोड़ा सा क्या स्मॉल के। ओके, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं हो आप लोग। ओके, चलिए, तो ये चीज हो गई। अब एक और चीज चाहिए होगी, इनके बीच की विड्थ कितनी है, क्योंकि अगर ज्यादा दूर रखोगे तो फिर प्रॉब्लम आनी ही है ना। अकॉर्डिंगली हमें समझना पड़ेगा कि क्या यूजेज हैं इसके बीच के डिस्टेंस के। ठीक है, अच्छा, एक्चुअल में ये प्लेट कैसी है वो समझने का ट्राई करें। तो मैं इसका आपको रियल सिनेरियो भी दिखाता हूं। तो एक्चुअली ये प्लेट ऐसा 3D में है ना, एक सेकेंड। एक्चुअल में कैपेसिटर इस तरीके का है, ये है। ओके है या नहीं है सबको? Yes. अच्छा, ये बताने का पर्पस क्या था आपको ये समझाना कि इसे बोलते हैं उसका एरिया। ये तो जो प्लस चार्ज आया होगा वो पूरे इसमें आया होगा ना, ऐसे। समझा या नहीं? Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पर ऐसे
माइनस अब आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो अंदर तरफ है उस प्लेट में। आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है? अच्छा, और इससे किया है हमने ग्राउंड। तो ये 3D में समझ आया कि कैपेसिटर कैसे दिख रहा है पहला प्लेट। Yes, sir. हाँ, क्या हुआ? और इनके बीच की ये जो ये है, ये एक्चुअली इनके बीच की डिस्टेंस है। ओके, ये है d। तो इसका मतलब ये जो येलो कलर से बना रहा हूं, ये इसका क्या है? एरिया ऑफ प्लेट ए। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग इसे समझ लेते हैं वो एरिया। आप समझ रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो पूरे फॉर्मूले में, पूरे चैप्टर में जो एरिया यूज हो रहा है वो ये एरिया नहीं है। समझ गए वो क्या एरिया है? वो ये एरिया भी नहीं है, वो ऐसा 3D में ऐसा प्लेट की थिकनेस का एरिया है ये। ओके ना? Yes, sir. पक्का कंफ्यूज नहीं होंगे ना कि कौन सा एरिया होता है वो प्लेट? पक्का ये फिगर सभी को समझ आ रहा है ना कि एरिया का मतलब प्लेट की एरिया है, ये बीच का वॉइड वाला एरिया नहीं है। हाँ, चले ठीक है, वापस आते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमारा टारगेट तो है क्या? अच्छा, एक चीज और, पहले प्लेट कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है? क्योंकि पूरे चैप्टर में मैंने भी पहले बताया कि पैरेलल प्लेट ही पूछा जाता है सिर्फ। इसका जो सिंबल है वो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट पैरेलल प्लेट जैसा ही है। एक लाइन, एक प्लेट, ये सिंबल है किसका? Parallel. पैरेलल प्लेट का। तो इधर पे प्लस लिखा होगा, इधर पे माइनस, मतलब समझ जाना ये प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है। ठीक, अच्छा, तो अगर हमें क्या फाइंड करना है? अगर हमें सी फाइंड करना है तो क्या पता होना चाहिए पहले? पोटेंशियल। कुछ याद है क्या पैरेलल प्लेट में पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? कोई बताएगा? फॉर्मूला है क्या कोई डायरेक्ट? प्लेट के बीच पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? E into D. E इंटू डी से निकालते हैं क्या डायरेक्टली? ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। ओके, तो पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी इन दोनों प्लेट के बीच की? Field. फील्ड। स्टेप समझ आ रहे हैं? पहले हम क्या निकालेंगे? सिग्मा इनसाइड। क्लियर? और इनसाइड का मतलब बेटा ये नहीं है, ये इनसाइड नहीं, बीच के मीडियम को इनसाइड कर रहा हूं। कितनी हो जाएगी? QN upon A epsilon. डायरेक्टली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर मैं प्रॉपर लिख देता हूं अगर आपको चाहिए तो। दोनों प्लेट की क्या होती है? Sigma. ऐड हो जाती है। लिख देता हूं यार, बिकॉज फर्स्ट पार्ट है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्लेट 1 प्लस प्लेट 2, तो आंसर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप समझ गए आंसर क्या आने वाला है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर या नहीं यार? Yes. Yes, आंसर sir. आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? Q by. और आप कंफ्यूज नहीं होना, कौन सा ए है इस पूरे चैप्टर में? Plate. प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मैं बार बार ये लाइन नहीं लिखता रहूंगा कि ए मतलब प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया है, बट अब आप समझदार हैं और पूरे चैप्टर में ध्यान देना है कि ए मतलब कौन सा एरिया है। सो ये है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, तो ई पता चल गया। अब कैसे लिखेंगे? चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी क्या होगा? ई डॉट D. डी। क्लियर? वाई डॉट डी इंटीग्रेट वगैरह क्यों नहीं किया? बिकॉज ई क्या है? Constant. कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म वर्ड बेटर रहेगा। अच्छा, ये हो गया। तो देखें यार क्या आंसर आ जाएगा इसका मतलब? इसका मतलब डेल्टा वी है, मतलब वी प्लेट 1 या पॉजिटिव प्लेट लिखूं माइनस वी
नेगेटिव प्लेट, इन दोनों के बीच का क्या है, वो उन्हीं दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, हम बता रहे हैं। वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। बट हमें सिग्मा वाला नहीं चाहिए, कौन सा वाला फॉर्मूला चाहिए? अगर मैं इनके पोटेंशियल डिफरेंस को भी लिखूं, क्यू वाला, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी। कोई डाउट क्या? अब क्या करना पड़ेगा इसे? 1/c. यस, Compare. कंपेयरिंग विद v is equal to 1/c times of q, कंपेयरिंग विद q, देन क्या आया? 1/c की वैल्यू क्या दिखेगी? D upon A. D by d अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा पैरेलल प्लेट के लिए लर्न कर लो, कुछ भी हो जाए ये फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट हो जाना चाहिए कि c का फॉर्मूला क्या होता है? a एप्सिलॉन नॉट बाई D. d। किसके लिए ये फॉर्मूला? Parallel plates. सॉलिड स्फीयर के लिए क्या था फॉर्मूला? 4 pi epsilon Left naught. not 4 pi सही है, तुम लोग तो समझदार हो गए, याद कर लिया तुम लोगों ने अच्छे से। ठीक है, अच्छा कुछ याद है? मैंने बताया था कि सी किन किन बातों पे डिपेंड करता है, फिर से यहाँ पर लिखता हूँ। And geometry यस, Medium. तो सी डिपेंड्स अपॉन, अब देख लो यहाँ से क्लियरिटी है मुझे लगता है इस चीज को लेके, क्या ये शेप एंड साइज, कौन हुए शेप एंड साइज? ए। अच्छा बताओ, ए शेप को डिफाइन कर रहा है साइज को? ए शेप को डिफाइन कर रहा है, साइज को कौन हैंडल कर रहा है? डी। distance. D. ए एंड डी हो गए, और मीडियम sir, एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब अगर मैं डाइलेक्ट्रिक रख देता तो फॉर्मूला कहाँ से चेंज होना शुरू हो जाता? यहीं से। एप्सिलॉन नॉट के बाहर क्या लग जाता? A. के। क्लियर ना? तो चलो Sir. कर लेते हैं। हाँ D बीच की डिस्टेंस है ना, हाँ, बीच की डिस्टेंस है। तो वो साइज को कैसे मतलब? बेटा लो, कितना बड़ा कैपेसिटर हो गया अभी ये। कैपेसिटर को जब पैकिंग करोगे तो इतना बड़ा पैक करना पड़ेगा ना। अच्छा एग्जैक्ट मतलब ए भी कंट्रीब्यूट ही कर रहा है यार साइज में, डी तो डेफिनेटली कर रहा है, ए भी करेगा ही करेगा। ओके, ए भी करेगा, इसलिए एक्सक्लूसिव अलग नहीं लिख सकते हैं कि ओनली डी करेगा, ए भी कंट्रीब्यूट ही करेगा साइज में। ज्यादा बड़ा एरिया करोगे तब भी साइज बड़ा ही होगा ना। Yes, sir. हाँ चले, तो नेक्स्ट इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी। अलग अलग केसेस देख लेते हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक के बीच में क्या आ जाए? एक पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट है, इसके बीच में हम क्या रख दें? के। डाइलेक्ट्रिक क्या रख दें? डाइलेक्ट्रिक। अच्छा ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम याद है कि नहीं? इसमें ये बताया था ना इसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। Yes, sir. अच्छा ठीक है, ये कैपेसिटर का टाइप होने के बाद मैं सिखा दूंगा कि एग्जैक्टली डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। मतलब स्पेस, ठीक है, स्पेस का डाइलेक्ट्रिक हम 1 मानते हैं, अदर क्या है वो मैं आपको करा दूंगा इसके बाद में। चले, तो फॉर्मूले में क्या बदल जाएगा बताओ? सी का फॉर्मूला क्या होगा फिर? K A epsilon K naught. epsilon ए upon एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अच्छा किसी को याद आ रहा हो तो के का एक और नेम था, याद आ रहा है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। Electropermittivity. वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो एक चीज हम ये भी समझ सकते हैं, और एक कुछ याद है, हमने एयर इक्विवेलेंट जैसी बात भी की थी। Root K. Root K. हाँ, root वो K type. वहां पर थी। सोचो यहाँ पर अगर मुझे इस ऐसा कैपेसिटर बताना है जिसका कैपेसिटेंस इतना ही है लेकिन अंदर के नहीं हो, एयर हो, तो क्या रखना पड़ेगा? डी। D by K. ओके, तो वो हो जाएगा उसका क्या? एयर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एयर इक्विवेलेंट। अच्छा एक चीज और, एक चीज क्या बताया? के को सेम नेम से भी जानते हैं, के इज ऑल्सो सेम एज
ई एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये हो गया अपना डाई इलेक्ट्रिक, और ई एप्सिलॉन आर हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अच्छा हाँ, तो हम बता रहे थे क्या एयर इक्विवेलेंट, क्या नया टर्म डिफाइन करने वाले हैं? एयर इक्विवेलेंट। देखें एयर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक कैपेसिटर है जिसमें क्या फिल है, एक डाइइलेक्ट्रिक फिल है, और इसके बीच की डिस्टेंस है डी। यहाँ पर क्या फिल है? एक डाइइलेक्ट्रिक। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सिमिलर होगा किसके? एक कैपेसिटर जिसका डी कम होना चाहिए, ज्यादा कम होना चाहिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया? एयर। तो क्या यूज होने लगा इसका? डी डैश। तो दोनों का इक्विवेलेंट सेम है। इसका मतलब सी क्या है? के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो उसे मैं रीअरेंज कर सकता हूँ ना, क्या? एप्सिलॉन नॉट ए बाई ई बाई के। तो भाई क्या बन जाएगा? डी डैश। डी डैश। तो कैपेसिटर के केस में एयर इक्विवेलेंट डी डैश क्या आता है? डी बाई के एयर डी डैश इज इक्वल टू डी बाई के। तो बता यहाँ तक चीजें समझ आई या नहीं? ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट ही है यहाँ पर। ओके या नहीं बताएं? यस सर। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि इसका पर्पस क्या है। ये समझाने का पर्पस क्या था? ये समझाने का पर्पस था एक स्पेशल टाइप ऑफ कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखना। कैसा? जब डाई इलेक्ट्रिक पूरी थिकनेस में फिल नहीं होगा। क्लियर? तो डाई इलेक्ट्रिक सिर्फ डिफरेंट थिकनेस में है। ये पूरी आपने कंसिडर की डी, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक सिर्फ कितनी थिकनेस में है? टी। ये अपना डाई इलेक्ट्रिक। तो अब आप समझ गए इसका सी इक्विवेलेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? क्लियर या नहीं? आइडिया समझा कि नहीं? यस। ओके, देखिए क्या आएगा सी। सी विल बी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस ई माइनस टी प्लस डी बाई के। प्लस रूट वगैरह नहीं भाई, यहाँ रूट क्यों आ गया यार? वहां आर स्क्वायर होता था इसलिए रूट की जरूरत थी। प्लस क्या हो जाएगा? डी बाई डी बाई के। मतलब डी नहीं, यहाँ पे कितनी थिकनेस यूज हो रही है? सिर्फ टी। टी। पक्का ये समझा कि नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बताइए क्लियरिटी है या नहीं इसमें? पता है? यस सर। एयर इक्विवेलेंट का यूज करके है, कर लिया हमने। तो टी बाई के क्या है? एक एयर इक्विवेलेंट है किसका? टी थिकनेस का। तो डी माइनस टी भी एयर है, और टी बाई के उसका क्या है? एयर इक्विवेलेंट है। तो मतलब ओके है। बस इसका एक और फॉर्मेट है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग लिख लें, लिख के ही रखेंगे हम, क्योंकि क्या होता है कुछ बुक्स में ऐसे भी इसे रीअरेंज करता है और आप सोच में पड़ जाते हो। सोच में नहीं पढ़ना है। क्या किया? इसे लिखता है डी प्लस, और टी ले लिया कॉमन। क्या आएगा? सॉरी, डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। इस तरीके से भी लिख देता है। क्लियर रहेगा? टेंशन नहीं लेना है। सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मेट बेटर है? फर्स्ट वाला। ये क्या किया है? माइनस टी कॉमन ले लिया है, तो
के क्या होता है 1 से बड़ा होता है, तो 1/k क्या हो जाएगा 1 से कम। तो मतलब बस d एक्चुअली d से थोड़ा क्या हो जाएगा कम, और ये हमने प्रूव किया ही था अभी कि d डैश को थोड़ा सा कम होना पड़ेगा। चले, ये तो था एक ये, और एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट ऐड करते हैं, देखिएगा। क्या अगर इस कैपेसिटर के बीच में क्या भर दिया जाए, मेटल, तब बताओ क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बताओ। मेटल फिल किया है तो मेटल का क्या होता है, Infinite. मेटल का के इनफाइनाइट होता है ना पक्का। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। एक चीज मैं ये भी लिख दूं कि जरूरी नहीं है कि फुल मेटल फिल करना है, इवन आपने वायर से भी कनेक्ट किया ना तब भी सेम आंसर आएगा। अगर आपने 2 प्लेट्स को क्या कर दिया, वायर से कनेक्ट किया, तो ये हो गई क्या वायर, ठीक। तभी भी दोनों ही केसेस में सी का आंसर क्या आने वाला है, इनफाइनाइट। कोई रीजन बताएगा, रीजन तो ठीक है के इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, बट इस वायर के केस में फिर क्यों आ रहा है आंसर इनफाइनाइट। तो रीजन पूरा मेटल नहीं है, रीजन ये है कि मेटल कंडक्ट करा देगा, नो मैटर आप यहाँ पर कितना चार्ज दोगे वो पूरा चार्ज क्या करा देगा, कंडक्ट करा देगा ना। तो इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा ना, चाहे जितना भी चार्ज दो वो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो ये पक्का याद रहेगा ना, समझा कि नहीं। तो बताइए यार, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझा या नहीं, सारी चीजें। सिर्फ एक ही बात मेन ध्यान देने Yes. वाली है, क्या फॉर्मूला आया, C इज इक्वल टू A epsilon naught by D. बीच में मटेरियल फिल किया तो के, के अगर टी थिकनेस का फिल किया तो पहले तो d माइनस टी करेंगे एयर वाली, और प्लस फिर टी को T by एयर K. जैसा बनाने के लिए टी बाई के, और मेटल है तो के इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट कर देंगे। मुझे लग रहा है ओके यार, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डन ना। Yes, sir. थर्ड आते हैं अपन किसमें, Hollow. स्फेरिकल कैपेसिटर में। अच्छा, क्वेश्चन में जब आपको स्फेरिकल कैपेसिटर बोल देगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हॉलो है या सॉलिड, क्योंकि क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से देगा आपको। इनसाइड आउटसाइड रेडियस दे दी, मतलब पक्का क्या चल रहा है, वो हॉलो है, ओके ना। तो देखेंगे इसमें क्या करना पड़ेगा। इसमें हमें ये पता है कि अर्थिंग करनी है, तो इसमें 2 केसेस बन सकते हैं ना, स्फेरिकल कैपेसिटर में 2 केसेस बनेंगे, समझेंगे हम लोग। 2 केसेस बना लेते हैं इसमें। नंबर 1, व्हेन आउटर प्लेट इज earthen, ओके, outer surface is grounded। मतलब देखें, समझ लेते हैं इसका मतलब। ये कैपेसिटर है, हॉलो मतलब ऐसा नहीं है कि 2 पार्ट वो है, रेडियस आपको देगा कुछ, ओके। तो ये हो गया क्या, स्फेरिकल कैपेसिटर, बट ये क्या है, हॉलो है। तो आपको देगा कि 2 सरफेसेस हैं इसमें, इन दोनों का क्या दे दिया आपको, रेडियस। तो मान लेते हैं कुछ, इसे मान लेते हैं सरफेस नंबर ए बी मान लेते हैं, चलो ये ए है ये बी है, तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ ए और ये रेडियस ऑफ बी। या फिर ऐसा करते हैं आर ए आर बी, और इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि आर ए की वैल्यू क्या है, स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है, एक डिस्टेंस हो गई, और आर बी क्या है, स्मॉल बी, ओके ना। ओके कि नहीं यार। Yes, sir. अच्छा,
अब हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को क्या देंगे हम, भाई ये कैपेसिटर को क्या देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा ना। तो इस कैपेसिटर को अपन देंगे चार्ज, और फिर हमें देखना है कि ये किस तरीके से कैपेसिटर की तरह बिहेव करने वाला है। तो अब हम इसे देंगे क्या, चार्ज। तो लेट से आपने क्या चार्ज दे दिया, इसे क्यू चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज, ठीक है। और अर्थ किसे किया इस बार, किस सरफेस को अर्थ किया हुआ है, आउटर सरफेस। आउटर आउटर सरफेस को, ठीक है। तो अभी समझते हैं आउटर सरफेस को कर दिया, तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, दोनों का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा ना पहले। हाँ सर। अच्छा, अब हमें चाहिए कि हमने ग्राउंड किया है, ग्राउंड किया है तो पोटेंशियल किस तरीके से रहेगा। अच्छा एक मिनट यार, सॉरी यार, माय मिस्टेक। अगर आप ग्राउंड कर देंगे तो मटेरियल के अंदर तो फिर इंडक्शन ही नहीं होगा ना यार। एक मिनट, जो ये कैपेसिटर बनेगा हमारा, स्फेरिकल कैपेसिटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली उसमें दो मेटल ही होंगे, पूरे दो मेटल ही रहेंगे यहाँ पर, बीच में पूरा मेटल नहीं है, दो कंसेंट्रिक रिंग्स होंगी, ओके। क्योंकि जब हम चार्ज देंगे तो इंडक्शन के थ्रू दूसरे में चार्ज जाता है ना, अगर आपने कनेक्टिंग कर दिया तो फिर चार्ज नहीं जाएगा ना, इसका मतलब बीच में हॉलो है। आप समझे, बीच में क्या है, हॉलो है। तो हमने लेट से चार्ज दिया आउटर वाले को, हमने आउटर वाले को चार्ज दिया। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ठीक। तो मेथड क्या है, जिसको ग्राउंड किया है उसका पोटेंशियल क्या करेंगे, जीरो जीरो। जीरो। और एजम्पशन कैसे स्टार्ट करेंगे, क्यू रिमेनिंग रिमेनिंग। क्यू रिमेन। तो मान लेते हैं कि इसके पास कितना है क्यू रिमेन, कुछ स्मॉल क्यू, इसके पास क्यू रिमेन कितना बचा, कुछ स्मॉल क्यू। तो व्हेन B is grounded, क्या हो जाएगा, VB पोटेंशियल ऑफ B हैज टू बी जीरो। तो VB की वैल्यू कैसे लिखेंगे, VB पर किसके वजह से पोटेंशियल रहेगा, इनर रिंग। इनर रिंग की वजह से। तो इनर रिंग की वजह से V क्या आ जाएगा, V की वैल्यू K। अच्छा, इनर रिंग पे चार्ज भी हमें देखना रहेगा कि इनर रिंग पे चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मान लेते हैं कि चलो हमने इसे प्लस चार्ज दिया, तो इस सरफेस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, और इधर पर प्लस क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू बाई डिस्टेंस कितनी है, आर बी या आर ए, आर बी बी प्लस के, और मानेंगे कि कुछ स्मॉल क्यू चार्ज आएगा इस पे आर बी। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, जितना चार्ज देंगे उतना। क्यू इज इक्वल टू कितना आया, माइनस क्यू। मतलब आउटर सरफेस वाला चार्ज अंदर चला जाता है, सिर्फ कौन सा वाला बचता है, जो इनसाइड बाउंड है। क्लियर है या नहीं यार, समझा कि नहीं। तो इसका मतलब ये वो कैपेसिटर है जिसमें ये एक रिंग हुई, ये एक रिंग हुई, और अगर बाहर से कनेक्ट कर दिया आपने तो कौन सा चार्ज बचेगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस क्यू बचेगा और प्लस क्यू आएगा इसके पास, ओके। और यहीं पर ही पूरा चार्ज स्टोर होगा इस फील्ड में, समझा या नहीं। ये रेडियस ए, ये रेडियस बी। यार क्लैरिटी हुई या नहीं, हाँ पूछे, डाउट पूछे। सब बट आपने बताया था कि इंडक्शन इनर शेल से आउटर शेल तक होता है ना। हाँ, तो पॉइंट ये है ना कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमने चार्ज किसे दिया है। तो इसका मतलब यार, हाँ ये पॉइंट है, आपका थॉट सही है। हमें क्या करना रहेगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा देखेंगे, चार्ज हम इनर वाले को ही देंगे। हमने वो जो क्यू चार्ज दिया है, जो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है, उसकी स्टार्टिंग ये होगी कि क्यू चार्ज किसको देंगे हम, अंदर वाले सेल को, अब फिर बाहर की तरफ इंडक्शन होगा। तो ये हमने चार्ज क्यू दिया है इनर वाले को, ओके।
तो Yes. इंडक्शन शुरू किया और इंडक्शन से यहाँ पर आया था प्लस क्यू, सो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू ये आया, लेकिन ड्यू टू दिस इस सिनेरियो हमें क्या एज्यूम करना पड़ा कि वहां पर रिमेनिंग चार्ज क्या आएगा, कुछ क्या स्मॉल क्यू आया, और पता चला कि स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या है, सिर्फ माइनस क्यू है, इसका मतलब हट जाएगा और फाइनल सिनेरियो क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये जो ऊपर फिगर बनाया है ये क्या है, इनिशियल है, और ये क्या है एक्चुअली फाइनल अर्थिंग के बाद क्या दिखेगा, समझा ना? Yes, sir. अच्छा, तो अब निकाल लेते हैं पोटेंशियल। अब किसका पोटेंशियल हमें निकालना पड़ेगा, VA कितना होगा, KQ by RA. KQ बाई, अब RA होगा, और एक होगा आउटर Minus सेल की वजह से, Q by KQ by RB. B. तो प्लस मैं यहाँ पर Minus. लिखूंगा पूरा, इसका होगा माइनस KQ बाई RB। क्लियर है या नहीं? अच्छा, पोटेंशियल ऑफ B कितना होगा, KQ. ए लिखने की जरूरत क्या है भाई, अर्थ करके ही तो निकाला है ना उसे। VB क्या है 0, तो डेल्टा B क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, और इसका अगर हम देखें तो क्या फॉर्मूला आया, आया KQ कॉमन ले लेते हैं और क्या बचा 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। तो थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, क्या दिखेगा पोटेंशियल यहाँ का, इस सिस्टम का पोटेंशियल क्या दिखने वाला है, ये आपको दिखेगा KQ, और RA को क्या लिखा 1/A माइनस 1/B। तो इसका मतलब रीअरेंज करके क्या आ जाएगा, ये KQ इंटू B माइनस A अपॉन AB। अब आप समझ गए, अगर हम इसे कंपेयर कराएं किससे, कंपेयरिंग विद किसके साथ, B इज इक्वल टू 1/C इंटू Q। सो देन C की वैल्यू क्या आ रही है, देखो AB upon AB by K into B minus. AB अपॉन K इंटू B minus A. B माइनस A। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो देखो बहुत अच्छा दिखने लगेगा, क्या दिखेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको लर्निंग के लिए फील करा रहा हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A। अब बताओ क्या पैटर्न नोटिस किया आप लोगों ने, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, जब एक सिंगल सॉलिड था तब आंसर क्या आता है R. R। इस बार दो हैं, एक की रेडियस अंदर A है और बाहर B है, तो कुछ R इक्विवेलेंट टाइप आएगा, मतलब ऐसा रट नहीं लेना R इक्विवेलेंट, सिर्फ लर्निंग के लिए बता रहा हूँ कि आप थॉट दे सकते हो कि यहाँ पर कुछ सेपरेट R आने वाला है जिसकी वैल्यू क्या आएगी AB बाई B माइनस। डन। इसे और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में लिखे तो ये लिखा हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/A माइनस 1/B। क्लियर, समझा या नहीं? ओके, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है भाई, याद रहना चाहिए। तो अभी तक ये थर्ड फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, मैं फिर से अच्छे से याद दिलाता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखें, फिर से देखेंगे, तीन टाइप के कैपेसिटर पढ़ लिए। फुल स्फीरिकल का क्या आता है, 4 pi epsilon naught R. इंटू R। ठीक, अगर एक स्फीरिकल है जिसकी इनर रेडियस है और आउटर B है, तब 4 pi epsilon naught into AB AB by upon B A minus A. A माइनस B, वाह, B minus A. B माइनस। ये सब कब वैलिड है, जब आउटर को ग्राउंड किया, ठीक है ना? Yes, sir. ओके, इनर को ग्राउंड करेंगे तो सिनेरियो बदल जाएगा। तो देख लेते हैं, चले। अच्छा, एक चीज और, अभी एक रह गया, पैरेलल प्लेट का क्या आया था,
Epsilon naught by d. Epsilon naught by by t. ठीक है, ठीक है, ये सब आप लोग समझ गए। तो ये वाला सिनेरियो क्लियर है ना सबको? व्हेन आउटर सरफेस इज ग्राउंडेड। अभी बी पार्ट क्या सॉल्व कर लें? व्हेन इनर सरफेस इज ग्राउंडेड। क्लियर है या नहीं यार? क्या चल क्या रहा है? अच्छा, तो क्या करेंगे अभी? बनाएंगे ये हो गया अपना क्या, ए, ये हुआ बी। इनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये रेडियस हो गई क्या, आर ए, और ये रेडियस हो गई आर बी। मैं फिर से यहाँ पे और करेक्शन कर देता हूँ कि आर ए को हम क्या लिखेंगे बाद में, ए स्मॉल। अच्छा एक चीज और, कुछ बुक्स में स्मॉल आर और कैपिटल आर ले लेता है, तो वही बात है ना यार, कोई डरने वाली बात है क्या इसमें? Yes. ठीक है, आर बी कितना ले लिया हमने, बी ले लिया। ओके, अब हमने ग्राउंड, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी अर्थिंग किसे किया, इन वाले को। ओके, कुछ में ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, हाँ ऐसे भी दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है, इनर वाले को अर्थिंग किया, आउटर को ऐसे ओवरकम करके आ रहा है, वो कनेक्ट नहीं है आउटर से। ओके भाई, यहाँ तक कोई डाउट क्या? अब सॉल्विंग कैसे करेंगे? जिसको ग्राउंड किया क्या एज्यूम करेंगे कि उसके पास चार्ज कितना पहुंचा, Small. स्मॉल क्यू। तो ये अपन एजम्पशन स्टार्ट करेंगे कि इसके पास चार्ज रिमेन क्या है, स्मॉल क्यू। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि स्टार्टिंग क्या की, व्हेन बी इज ग्राउंडेड assume charge remained on B is Q। ओके, ठीक है ना ये पॉइंट? अब तो यहाँ पर क्या वैसे ही स्टार्ट करेंगे, व्हेन A is grounded, क्या एज्यूम करना पड़ेगा, V is 0. yes, remained charge on A is Q। ओके, यहाँ पे किसे ग्राउंड किया था, बी को, तो बी पे चार्ज क्या एज्यूम किया था, Q। यहाँ पर ए को ग्राउंड किया तो ए का चार्ज एज्यूम किया Q। और अभी सॉल्व क्या करेंगे, वी ए इज इक्वल टू 0। ये हम प्रूव करेंगे यहाँ पर। तो वी ए लिखेंगे तो वी ए पहले क्या होगा, उसका खुद का चार्ज क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर ए प्लस बी पे चार्ज बताएं, बी पे चार्ज कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें, हाँ हमें पहले ये देखना होगा कि हमने सिस्टम को कुछ तो चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने लेट्स से सिस्टम को कितना चार्ज दिया था, हमने सिस्टम को क्यू चार्ज दिया हुआ है। अच्छा, इस बार बिकॉज ग्राउंड किसे किया हुआ है, इनर को, तो चार्ज किसे देंगे, आउटर को। ठीक है, तो चार्ज आउटर को देंगे हम क्यू। तो इसके वजह से कितना आ जाने वाला है यहाँ पर, क्यू बाई आर बी। ओके, तो इसका मतलब वो जो क्यू इंड्यूस्ड आने वाला है इनसाइड, क्यू रिमेन आने वाला है इनसाइड, वो कितना बचेगा, आर ए बाय आर बी टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू। चाहिए तो इसे सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं क्या, ए बाई बी ऑफ कैपिटल क्यू। तो ये हो गया अपना पार्ट। अभी हमें क्या लिखना पड़ेगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी डेल्टा वी अगर हमें लिखना है तो वी ए माइनस वी बी। तो सिनेरियो क्या रहेगा, वी बी की वैल्यू कितनी रहेगी, वी ए तो क्या हो जाएगा 0,
VA कितना होगा 0, तो VB हमें फाइंड करना पड़ेगा। VB बताएं कैसे लिखेंगे? KQ by Sir, RB. हाँ, तो KQ बाय RB प्लस इनर वाले का भी लिखेंगे KQ by KQ बाय RB. RA, सॉरी RB, बाहर तक डिस्टेंस है ना। तो अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो ये हो गया KQ बाई RB की वैल्यू लिख देते हैं RB प्लस Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू है A बाई B इंटू Q, ओके ना। और अपॉन में भी क्या है यहाँ पर B। यहाँ तक ओके है नहीं यार बताओ? -A by B. क्या माइनस? अच्छा हाँ, यहाँ से एक मिनट ये गड़बड़ हुआ यार। क्योंकि वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? माइनस आएगी। क्योंकि वैल्यू क्या है? माइनस आएगी यार। तो ये यहाँ पर तो प्लस ही रखेंगे, बट जब Q की वैल्यू रख देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो VB की वैल्यू फाइनली क्या आ गई? KQ कॉमन ले लेते हैं, KQ बाई B, क्या दिखेगा यहाँ पर? 1 माइनस A बाई B। ठीक, 1 माइनस A बाई B, ये आ गया पोटेंशियल। अब हमें क्या करना है? कंपेयर ही तो करना है ना, क्योंकि VA तो 0 है। क्लियर? तो डेल्टा V कितना हो जाएगा? VB जितना ही हो जाएगा, मतलब KQ बाई B, और इसे सॉल्व कर देते तो ये होगा B माइनस A बाई B। सो मतलब कंपैरिजन में क्या आएगा? KQ ये B माइनस A बाई B स्क्वायर। तो अभी कंपेयर करके विद Q by कंपेयरिंग विद V इज इक्वल टू 1 बाई C ऑफ Q। तो ठीक है, उतना समझने की टेंशन नहीं है, डायरेक्ट आ गया। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। C का आंसर क्या आ गया? C का आंसर आने वाला है, ये पूरा रहेगा, और K की वैल्यू भी लिख देता हूँ। तो आंसर आता है क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो वहां पर AB था उसकी जगह क्या आता है यहाँ पर? B स्क्वायर बाई B माइनस A। ये मेजर डिफरेंस है जो आपको लर्न करना है। इवन अगर आपको मेथड भूल भी गया कि क्या चल रहा है, तो आपको ये लर्न करना है। अभी थॉट ये, क्या आपको शीट में इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे क्या? बहुत नहीं। बाकी सारे कैपेसिटर पर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट एग्जाम में बस एक बार आएगा और यही वाला आ गया तो समझ गया ना, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा लर्न करके रखनी रहेगी। डन। और अगर इसमें B स्क्वायर का डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा? फॉर्मूला ऐसे दिखने लगेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये दिखने लगेगा क्या? एक B का डिवाइड करेंगे, एक B यहाँ पर बचेगा, और 1 माइनस A बाई B, इस तरीके का दिखेगा। बट इस फॉर्मेट से कुछ बन नहीं रहा है, देख रहे हो ना, और कॉम्प्लेक्स ही लग रहा है ये फॉर्मेट, तो हटाते हैं इसे। हाँ, तो मतलब यहाँ पे वो आउटर को Q चार्ज दिया था इसलिए अंदर इंड्यूस हुआ था क्या? नहीं, आप ये समझना है कि दो टाइप ऑफ कैपेसिटर है। आप देखो, पूरा सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ आप समझो कि चार्ज किसे दे रहे हो, इससे कुछ मतलब नहीं है। आप चार्ज सीधा कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो, उसके बाद उसे ग्राउंड करके रखा हुआ है। तो मतलब आपको इस तरीके से ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है कि चार्ज एक्चुअली किसे दिया जाता है। चार्ज उस कैपेसिटर को दिया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब इवन वो ग्राउंडेड है, फर्क नहीं पड़ता कि आप चार्ज इसे दे रहे हो या इसे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसी के अकॉर्डिंग ही होगा। तो इंडक्शन, मैंने बोला था कि इंडक्शन अंदर की तरफ दिखाते नहीं है। सॉल्विंग में इंडक्शन बाहर से अंदर की तरफ करते हैं, लेकिन इंड्यूस हो सकता है, चार्ज तो होगा ही इंड्यूस। इसे प्लस क्यों दिया है? तो अकॉर्डिंगली चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। बस हम कैलकुलेशन में जब हमने कंसंट्रिक सेल की प्रॉब्लम की थी, तब मैंने बताया था कि अगर आपको इक्वेशन सॉल्विंग करनी है तो इंडक्शन हमेशा कहां से कहां की तरफ दिखाओ?
मतलब अंदर से बाहर की तरफ। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि अगर आपने चार्ज बाहर दिया तो अंदर इंड्यूस नहीं होगा, इंडक्शन वर्क करेगा ही। ओके Yes, sir. तो क्या इन्हें सेपरेट लिखने की जरूरत है? नहीं, आप समझ गए ना आंसर। जब बाहर वाले को ग्राउंड करेंगे तब आंसर क्या होगा? तो AB. AB by K into B minus A. हाँ, और चार्जेस किस तरीके से रीअरेंज होंगे? इसे प्लस क्यू मिलेगा यहाँ पर और इसे Minus. माइनस क्यू। डिस्टेंसेस अगर हम देखें तो ये A है और ये B है। अकॉर्डिंगली आप समझ गए कि क्या आंसर आएगा। अगर सेम चीज हम बात करें किस पे, अगर आउटर की जगह किसे ग्राउंड किया? इनर को, इनसाइड तो फिर आपको ज्यादा फिर उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया A, ये हो गया B। चार्ज हमेशा आप देंगे जैसे भी, मान लो सपोज आपने आउटर पे क्यू दिया हुआ है, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इस बार अलग तरीके से होने वाला है। ओके ना? इनर में चार्ज कितना आएगा? कुछ स्मॉल क्यू आएगा। प्रीवियसली स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आई थी? Minus A by B. माइनस क्यू जितनी ही आई थी, बट इस बार स्मॉल क्यू की वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। बताओ क्या आती है स्मॉल क्यू की वैल्यू? minus A. Minus by A by B B into into Q. माइनस ए बाई बी इंटू क्यू। जबकि वहां पे क्या आती है स्मॉल क्यू? चलो इरेज कर देता हूं मैं, यहाँ पर भी मैं क्या लिख देता हूँ, सॉरी माय मिस्टेक यार, बाहर वाले में लिखना था मुझे। अगर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा इनसाइड ही आएगा, और उस क्यू की वैल्यू क्या आती है? Minus. Minus Q. यस, तो इस क्यू की वैल्यू यहाँ पर आती है माइनस क्यू, और इस वाले में अपन को सॉल्व करके रखना पड़ेगा कि क्यू की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगता है दोनों चीजें क्लियर हैं या नहीं यार, बताएं। काम की बात है। नंबर 2 सी का फॉर्मूला, इसमें क्या आता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए, और इस केस में क्या आएगा? B. B square upon B minus A. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेसिकली ए हट जाने वाला है, दोनों यूनिट वाइज यहाँ पर बी ही आने वाला है, बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए। ठीक है, तो ये समरी था। यहाँ पर मैंने दोनों चीजें लिखा दी जो आपको याद करना है, ये लर्न करना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट लर्न करने वाला पार्ट है। सिर्फ अगर सॉल्विंग क्लियर नहीं भी है तो आप इतना लर्न करके रखोगे तो काफी है, तो भी ये काफी रहेगा। ओके, चले वापस आते हैं। देखिए नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट, फोर्थ वाला क्या था? Cylindrical. सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये भी देखो यार, इसका भी सॉल्विंग अगर नहीं भी रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करके रखना है, आप बस ये ध्यान देंगे। ओके, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको इन पे, एक बार भी मिला तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सो इसलिए हमेशा इसे लर्न करके रखना है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर सेम चीज है, वैसे ही जैसे ए बी रेडियस वगैरह एज्यूम किया था, इस पे भी पूरा कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, ये एक सिलेंडर हो गया, इसका एक आउटर वर्जन भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया अपना। ओके, रेडियस इसकी ये वाली हो गई ए, और आउटर वाली क्या ले लेंगे? बी। ठीक, अर्थिंग कर दी। सिर्फ एक ही केस आता है इसमें, चार्ज दे दिए, मान लेते हैं ये प्लस चार्ज हुआ, तो यहाँ पर क्या इंड्यूस होगा? नेगेटिव, इस तरीके से आ जाएगा। अभी ये देखो कि सोचो ये इसकी क्या है? एक्सिस। अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल,
तो आपको भी पता है कि पोटेंशियल निकालने के लिए फील्ड इनटू डी करेंगे, बट क्या यहाँ पे फील्ड कांस्टेंट है क्या? चलो मान लेते हैं किसी पॉइंट P पर कितनी दूर है ये मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस। तो पहले देखें एट पॉइंट P और इन द रीजन inside the capacitor फील्ड क्या है? वेरिएबल है ना? अच्छा कैसे पता चला बताओ, फॉर्मूला बताओ। सिलेंडर की वजह से x पॉइंट पर P E कैसे लिखेंगे बताइए एट P। फॉर्मूला सिलेंडर की वजह से E का फॉर्मूला कैसे निकाल लेते हैं, याद है कुछ? गॉस लॉ। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यूजिंग गॉस लॉ। कैसे निकालेगा, मैं इंटीग्रेट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए। अगर P पॉइंट पर चाहिए फील्ड तो क्या लिखेंगे E एट P इनटू सरफेस एरिया क्या 2 पाई R मतलब x है यहाँ पर और L इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस बार हमने Q चार्ज ही दिया हुआ है तो मान लेते प्लस Q दिया हुआ है तो ये आ गया। तो इससे क्या पता चला है कि EP क्या है, वेरिएबल है, समझा ना। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x इंटू L। तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x। तो इसका मतलब अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे निकालना है A टू B के बीच का तो क्या करना पड़ेगा हमें अब? EDR हाँ हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो देन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ A टू B करेंगे E डॉट dr या dx। ओके समझा। तो 1 बाई एक्स का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L। ये सब बाहर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? -1/x²। अच्छा नहीं ln ln x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है ln x। तो बताने का पर्पस ये हो गया कि v इज इक्वल टू अगर यहाँ पर देखोगे तो आएगा Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और यहाँ पर क्या आ जाएगा ln x और लिमिट लगा दो A टू B तो ln B बाई A। ओके ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू ln B बाई A। अब क्या करेंगे, compare यस सो कंपेयरिंग विद V इज इक्वल टू 1 बाई C इंटू Q या फिर Q इज इक्वल टू CV। ऐसे लर्न करके रखना है यार, ये मेन चीज है कैपेसिटर में, पूरे कैपेसिटर में ये फॉर्मूला है। क्लास 10th में जैसे V इज इक्वल टू IR पढ़ा था ना आपने, ओम्स लॉ, वैसे ही कैपेसिटर में Q इज इक्वल टू CV, ये याद रखना। ओके तो यहां तक हमारा सिनेरियो हो गया। इसका मतलब 1 बाई C की वैल्यू क्या है, ln B बाई A अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L। तो फाइनली C का आंसर जो लर्न करना है वो क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ इस पे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं आते लेकिन एक बार एग्जाम में आया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा इसे याद रखना है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L बाय ln B बाई A। ओके समझा या नहीं यार? Yes. और ये लर्न होना चाहिए यार सबको, एग्जाम में एक भी बार अगर आ गया तो गड़बड़ में पड़ जाओगे। बाकी ये कभी अलग से इतना यूज नहीं होता है, पूरे चैप्टर में यूज नहीं होता है, ये सिर्फ अलग से पूछा जा सकता है स्पेसिफिकली सिलेंडर का। तो इसकी ज्योमेट्री लिख देता हूँ, इसकी लेंथ कितनी है L।
ओके, बताए। तो ऑल टाइप ऑफ कैपेसिटर क्लियर है। चले समरी फिर से क्लियर कर लेते हैं कि आज के पूरे लेक्चर से क्या लर्न करना है। सभी लोग देखें, अभी 2 मिनट के लिए सभी लोग ध्यान दे ले। क्या नंबर 1 कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से रिलेटेड? तो दैट इज Q इज इक्वल टू PV. EV, where C depends on different parameter for different kind of capacitor. नंबर 1 सबसे पहले वाले के लिए, अरे सबसे पहला वाला Solid square. Solid state. सेकेंड Parallel plates. Parallel plate. याद रहेंगे ना यार ये सारे। नंबर 3 इसमें 2 कैटेगरीज हैं। आउटर को अगर किया तो क्या आता है? AB upon B minus K into B minus. एप्सिलॉन नॉट AB बाई B minus B माइनस A। अच्छा, और इनर में अगर इनर को अर्थ किया, B square minus C minus. C square by Okay. B minus A. वेरी गुड यार, ठीक है। ये बेटा आज याद है, फिर 2-4 दिन में फिर भूल जाते, तो इनको हमेशा याद करते रहना है। लास्ट सिलेंड्रिकल का 2 pi epsilon naught L upon ln B by. ठीक है, बस इतना ही है। आज पूरे पार्ट में सिर्फ हमने ये देखा है कि कैपेसिटर का जो है वो फेमस 4 कैपेसिटर से उनका कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं। फिर मैंने बताया कि बाकी 3 पे पूरा चैप्टर कभी भी नहीं डिस्कस करते, पूरा चैप्टर में सिर्फ कौन सा डिस्कस करते हैं? ओके, इसके बाद बात आती है कि इसके कुछ फॉर्मूले हैं कि ये कितना एनर्जी स्टोर करेगा। तो बेटा ये जितनी भी एनर्जी स्टोर करेगा, जो भी फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला किसके टर्म्स में होगा? सी के टर्म्स में। तो इसका मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले इस पूरे चैप्टर के किसके लिए वैलिड है? ऑल 4 के लिए वैलिड है। सिर्फ किसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी? C. क्लियर है ना? तो सी हमने पढ़ लिया है। बाकी पूरा जो चैप्टर में डिफरेंट पार्ट है कि कैसे ये एनर्जी स्टोर करता है, कैसे चार्जिंग होती है, करंट कैसे फ्लो होती है, ये सारी चीजें हम तब डिस्कस करेंगे। ओके, Yes, sir. अच्छा, एक चीज सोचने वाली बात है, मैं बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूँ, देखिएगा। क्या आपको पता है कि ये कैपेसिटर है, कोई मटेरियल नहीं है यहाँ पर, अभी बीच में कोई मटेरियल नहीं है। अब इस कैपेसिटर को आपने किसी सर्किट में लगा दिया, बताओ क्या करंट इससे फ्लो होगी या नहीं? बेटा करंट तो फ्लो होगी ही, तभी तो सारे डिवाइसेस में लगाया जाता है। जितनी भी रोटेशनल की चीजें होती हैं सब में क्या लगता है? ये कैपेसिटर यूज किया जाता है। ठीक है, रीजन बाद में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि रोटेशनल चीजों में ही क्यों यूज करते हैं, बट ये तो कंफर्म है कि पक्का करंट तो फ्लो होती है। तो थोड़ा ऑड नहीं लग रहा कि यार यहाँ पे तो स्पेस है, करंट कैसे फ्लो होने लग गई? तो इस करंट को एक्सप्लेन किया था किसने? मैक्सवेल ने। उसने बोला कि हाँ, हमें एक करंट एज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि स्पेस में करंट नहीं जा रही है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें एक करंट एज्यूम करनी पड़ेगी, अदरवाइज करंट फिर यहाँ के बाद यहाँ कैसे आ गई? समझा कि नहीं? अरे भाई यहाँ तक करंट गई, चार्जेस गए, फिर यहाँ कैसे फ्लो हो रहा है? फ्लो ऑफ चार्जेस, इंडक्शन तो ठीक है, बट फ्लो ऑफ चार्जेस कैसे हो रहा है, वो क्या पॉइंट है? तो मैक्सवेल ने जब कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो उसने इसी की हेल्प ली थी। क्या कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपने अगर केमिस्ट्री में देखा हो, ऐसे ऐसे बनाया जाती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Yes, sir. ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है और ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वहां वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर एक करंट डेवलप होगी, जिसे हम ऐसे
हाइपोथेटिकल वे पे भी ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो ओरिजिनल है। बिना कंडक्टर कैसे स्पेस में जो करंट फ्लो हो जाती है उसको उसने नाम क्या दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मैक्सवेल ने क्या किया, कैसे सॉल्व किया डिस्प्लेसमेंट करंट। और बेटा टेंशन मत लेना, बोर्ड्स में ये है, ठीक है? ये जो सारा डिटेल्स है डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह, ये सारा कुछ आपके बोर्ड्स में भी है। सर बोर्ड्स में क्या नहीं है, आई गेस ये जो डिफरेंट कैपेसिटर्स हमने पढ़े हैं ना, ये आपके बोर्ड्स में नहीं है। आपके बोर्ड्स में सर कौन सा है? पैरेलल प्लेट, ठीक है? चलो ठीक है। तो यार मतलब आज के लिए इतना काफी है। कल आगे हम बाकी डिटेल डिस्प्लेसमेंट करंट, और हाँ एक चीज रह गया यार, इसके बारे में समझाना, डाइलेक्ट्रिक। कल याद दिलाना, डाइलेक्ट्रिक के बारे में पहले समझा देंगे। डाइलेक्ट्रिक कैसे काम करता है, क्या चीज है ये। ओके ठीक है, चलो ठीक है फिर आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय सर। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir.